हेलो दोस्तों, एक बार हम लोग फिर हाजिर हैं आपके सामने यूनिक एग्जाम्स का प्रीवियस रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। आज का हमारा जो विषय है वो 2019 का क्वेश्चन पेपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आपको अगर मैं इस पे जाऊं कि कितने एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस आए, तो 2019 के पेपर में 20% क्वेश्चन, दैट मींस 20 क्वेश्चंस केम फ्रॉम इन्वायरमेंट इकोलॉजी सेक्शन। इवन 21, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे मिस कर गया हूं डालना। 21 क्वेश्चंस हैं जो आए, तो तकरीबन 21% क्वेश्चंस आए आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजी से। फिर एक बार अब इससे 3 साल में लास्ट 3 ईयर का अगर आप पैटर्न देखें तो एक बार 20, एक बार 25, एक बार फिर से 2021। तो ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि भाई इन्वायरमेंट इकोलॉजी से तकरीबन 20 से 25 सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत क्रूशियल है और इसको आगे आपको पढ़ना चाहिए। तो हम चलते हैं पहले सवाल में। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। which one of the following group of plants were domesticated in new world and introduced into the old world? अब देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं इसमें कि न्यू वर्ड और ओल्ड वर्ड है क्या। ठीक है, उसके बाद ही आप जान पाएंगे कि कौन से प्लांट कहां डिस्कस किए गए। देखो, ये कह रहा है कि नई दुनिया जो है, तो बेसिकली नई दुनिया का कॉन्सेप्ट ये है न्यू वर्ड का, नई दुनिया, न्यू वर्ड, कि जब एज ऑफ डिस्कवरी चल रहा था, एज ऑफ डिस्कवरी कहां पे, यूरोप में, 15वीं 16वीं शताब्दी के बीच एज ऑफ डिस्कवरी चल रहा था यूरोप में। एज ऑफ डिस्कवरी में क्या किया, एज ऑफ डिस्कवरी में नई नई चीजें खोजी जा रही थी, नई नई जगह खोजी जा रही थी। तो एक व्यक्ति है अमेरिगो वेस्पुसी, अमेरिगो वेस्पुसी। ठीक है, तो अमेरिगो वेस्पुसी ने एक पत्र लिखा, एक तरह की एक मोनोग्राफ टाइप लिखा, और उस मोनोग्राफ का नाम था मंडस नोवास। मंडस नोवास, तो मंडस नोवास जो एक तरह का पंपलेट था, उस पंपलेट में पहली बार इस तरह की बात की गई कि एक रिकॉग्निशन दिया गया नई दुनिया को। ये नई दुनिया क्या थी? ये नई दुनिया मोस्ट ऑफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर का पार्ट था, जो तब तक साउदर्न नहीं, वेस्टर्न, याद रखिएगा। ये आ सकता है कि न्यू वर्ल्ड को में कंसीडर होगा अफ्रीका, नो, अफ्रीका नहीं। तो इसमें मोस्ट ऑफ अमेरिका का ही पार्ट था, और खास करके साउथ अमेरिका का पार्ट। क्यों? क्योंकि यही वो पार्ट था जिसके पुर्तगालियों ने, जिसको स्पेनिश लोगों ने, इन लोगों ने इसको खोज करी थी। ठीक है, तो इसको कहा गया न्यू वर्ल्ड। अब देखो, ये न्यू वर्ल्ड जो नई दुनिया है, यहां पे कुछ कुछ प्लांट्स और स्पीसीज हुआ करते थे, ढेर सारी डाइवर्सिटी हुआ करती थी। तो इस नई दुनिया से ये लोग जब पहुंचे, पुर्तगीज और ब्राजील, या ये लोग स्पेनिश लोग ब्राजील में पहुंचे, और अर्जेंटीना, कोलंबिया में पहुंचे, ये सब जहां पहुंचे, तब क्या हुआ कि वहां से कुछ कुछ प्लांट्स को लेके आए। कहां? ओल्ड वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड मतलब यूरोप, और जो दुनिया इस तरफ थी जिसको ये लोग जानते थे कि ये दुनिया है। तो वहां से जो प्लांट्स इधर आए, वो कौन कौन से प्लांट्स थे, ये सवाल यहां पे पूछा गया है। ठीक है, तो अब यहां पे अगर आप ऑप्शन देखें, टोबैको, कोकोआ एंड रबर। टोबैको, कॉटन एंड रबर। कॉटन आप जानते हैं इंडिया में ऑलरेडी सिंधु घाटी सभ्यता से कॉटन, इंडिया में कॉटन और व्हीट, कपास और व्हीट इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से इंडिया में भी हो रही है। तो ओल्ड वर्ल्ड में ऑलरेडी थी ये, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, फिर कह रहे कॉटन, कॉफी, शुगर केन। नो, शुगर केन वन ऑफ द ओल्डेस्ट है इंडिया में, ये भी हालांकि वहीं से आई है, लेकिन ये थाउजेंड्स ऑफ बीसी के आसपास की बात है, वैदिक टाइम की। ठीक है, तो कॉटन यहां भी, ये भी नहीं होगा। फिर रबर, कॉफी एंड व्हीट। व्हीट आपको मैंने बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऑलरेडी ओल्ड वर्ल्ड में मौजूद था। ठीक है, तो यहां पे क्या ऑप्शन सही बचता है? टोबैको, कोकोआ एंड रबर। ये टोबैको, कोकोआ और रबर, ये नई दुनिया से पुरानी दुनिया में आई। ठीक, पहला ऑप्शन सही। इसके बारे में एक टर्म मैं और बताना चाहूंगा, उस टर्म का नाम है कोलंबियन एक्सचेंज। कोलंबियन एक्सचेंज। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में देख लीजिए आप, बहुत बेहतरीन है, आपके मेंस में भी आ सकता है, मेंस में भी आपके आ सकता है। कोलंबियन एक्सचेंज क्या है? ठीक है, तो मैं यहां पे अलग से कोलंबियन एक्सचेंज पे आपको 2 मिनट बात कर देता हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स और मेंस में भी आपको
इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आखिर है क्या कोलंबियन एक्सचेंज? बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। कोलंबियन एक्सचेंज, कोलंबिया किसके नाम से आया? कोलंबस के नाम से। तो कोलंबस ने पहले साउथ अमेरिका की खोज की थी, ठीक है। अमेरिका का नाम कोलंबस के नाम पे नहीं है, अमेरिगो के नाम पे, अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पे, लेकिन कोलंबिया का नाम कोलंबस के नाम पे ही है, ठीक। तो कोलंबस ने जब खोज की और इन सारे लोगों ने जाकर वहां से क्या ला रहे थे, आपने पीछे सवाल में देखा कि टोबैको और ये सारे चीजें ये न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में ला रहे थे। तो इसी चीज को, चाहे वो क्रॉप्स हो, सीड्स हो, इवन वहां पे क्या था, देखो अमेज़न वाला जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा डिसीज वहां पे हुआ करती थी। तो चाहे वो डिसीज हो, चाहे वो फिर आइडिया हो, इन सबका जो 15th 16th सेंचुरी में, 15th एंड 16th सेंचुरी में, 15th 16th सेंचुरी में क्या हुआ, जो एक्सचेंज हुआ किससे? ओल्ड वर्ड, न्यू वर्ड टू ओल्ड वर्ड, ओल्ड वर्ड, इसी को क्या कहा गया? कोलंबियन एक्सचेंज, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे डायरेक्टली सवाल मेंस में आ सकता है आपको कि कोलंबियन एक्सचेंज क्या था, इस पे क्या प्रभाव रहा। तो आप सब बताएंगे कि इंडिया में पुर्तगाली अगर टोबैको ला पाए, इंडिया में अगर पुर्तगाली पोटैटो ला पाए, या फिर कोई इस तरह की चीज जो आई पुर्तगालियों के द्वारा, चिली आई, मिर्च आया, क्या कहलाए? मिर्च, चिली, पोटैटो, चिली पोटैटो अलग अलग, चिली पोटैटो में समझ लीजिएगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो लाए ये लोग, तो ये किस लिए लाए? पुर्तगाली कहां से संभव बना? इसी एक्सचेंज के थ्रू, कोलंबियन एक्सचेंज के थ्रू, ठीक है। तो ये आपके लिए एक नया टर्म था। अगला सवाल में चलते हैं हम लोग। हमारा अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कंप्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन? देखो सबसे पहले तो आप ये समझो टेम्परेट अल्पाइन जोन होता क्या है। अगर अब मैं कहूं टेम्परेट अल्पाइन जोन, तो इसमें क्या, कितनी दूर, कितनी चीजें आएंगी? तो अगर समुद्र तल से कोई भी चीज है, समुद्र तल से 2500 से, समुद्र तल से 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक है। 3500 मीटर की ऊंचाई पे है, किससे? सी लेवल से। तो उसको क्या बोलोगे आप? तो बोलोगे आप टेम्परेट अल्पाइन जोन, ठीक है। यहां पे अल्पाइन फॉरेस्ट पाया जाता है पहाड़ों में, पहाड़ों की बात मैं कर रहा हूं। अगर आप टेम्परेट जोन की तरफ जाएं तो आपका ट्रॉपिकल एरिया जो कौन सा है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और पोलर एरिया, पोलर रीजन, पोलर रीजन और टेम्परेट रीजन के बीच में, ट्रॉपिकल रीजन के बीच में जो टेम्परेट रीजन होता है, उसी को हम क्या कहेंगे? टेम्परेट अल्पाइन जोन, ठीक है। लेकिन जब आप आते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में, वहां भी अगर ऊंचाई के साथ आगे बढ़ते हैं तो टेम्परेचर डाउन होता है। तो जो यहाँ पे वनस्पतियां मिलती हैं, ब्रॉड लीफ वाले कुछ मैपल ट्रीज मिलते हैं कुछ एरिया में, वहां पे यूरोप में, इंडिया में, ठीक है। तो ये अल्पाइन जोन में कौन सा नेशनल पार्क होगा, ये कह रहा है पूरी तरह से अल्पाइन जोन में। तो एक एक की बात करते हैं। अगर अब यहाँ पे आ जाइए मानस नेशनल पार्क में, तो इसकी हाइट, ये कहाँ है? असम में, ठीक है, असम में है। और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 65 टू 60, मतलब 60 से ऑलमोस्ट 110 मीटर के बीच, ठीक है। 110 मीटर, 60 टू 110 मीटर इन बिटवीन, इसी की हाइट है। क्या ये आएगा इस पे? नहीं, क्योंकि हाइट कहां होनी चाहिए? ये होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद नामदाफा नेशनल पार्क, नामदाफा नेशनल पार्क कहां पाया जाता है? कहां पे है? अरुणाचल में, ठीक है, अरुणाचल, अरुणाचल में है। इसकी हाइट क्या है? ये ऊंचाई तो बहुत दूर तक है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। कैसे? ये है हमारा 200 मीटर हाइट से लेकर 4500 मीटर तक, 200 मीटर से 4500 मीटर तक। तो यहां तो आ जाएगा, ठीक है, 4500 मीटर, समझ रहे हैं, 3500 से भी आगे, मतलब यहाँ पे टुंड्रा एरिया भी पाया जाएगा, अल्पाइन के अलावा भी टुंड्रा बायोम भी पाया जाएगा। अब 200 है, लेकिन लोअर लिमिट 200 है, तो ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसने पूछा है पूरी तरह से, टोटली कंप्लीटली कहां होना चाहिए? टेम्परेट अल्पाइन जोन में, ठीक है। तो ये कंप्लीटली नहीं है, यहाँ टुंड्रा भी है, अल्पाइन भी है, बट कंप्लीटली अल्पाइन नहीं है। अब क्योंकि 200 मीटर है, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल टेम्परेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी मिलेंगे।
इसीलिए आप पाएंगे भारत का एकमात्र नेशनल पार्क है जहां पे 5 तरह का बायोम है, एक तरह 4 तरह का बायोम, ठीक है। तो सारे फॉरेस्ट पाए जाते हैं वहां पे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी, बारिश भी हो जाती है, ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट भी आप देख रहे हैं, क्योंकि और टुंड्रा का रीजन भी, ठीक। तो ये है नामदाफा, लेकिन ये आंसर इसका नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें केवल बताना है टेम्परेट अल्पाइन जोन, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। अगला है हमारा न्यूरा वैली नेशनल पार्क। अगर न्यूरा वैली नेशनल पार्क को देखें तो ये भी 180 से लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई तक है, 180 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक। कहां पे है? वेस्ट बंगाल में न्यूरा वैली, ठीक है। तो न्यूरा वैली भी है, तो ये भी नहीं आ रहा इसमें, ठीक। तो ये आपका भी इस पे सिद्ध नहीं हो रहा। तो अब बचता कौन सा है? वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, जो कि है हमारा उत्तराखंड में, यूके में, और इसकी हाइट क्या है? इसकी हाइट आपको इसी इन बिटवीन मिलेगी, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा वैली ऑफ नेशनल फ्लावर्स नेशनल पार्क, जो है उत्तराखंड में, और ये टोटली कहां पे है? टेम्परेट अल्पाइन जोन में, ठीक। चलते हैं अगले सवाल की ओर। Consider the following statement. Asiatic lion is naturally found in India only. First statement. देखो, एशियाटिक लायन की अगर दूसरे स्टेटमेंट, डबल हम्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, वन हॉर्न्ड राइनो इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। देखो, जनरली ओनली जब लगा होता है तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। यूपीएससी में सामान्य तौर पे जनरली सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, बट नॉट ऑलवेज, समटाइम्स दे आर ट्रू ऑल्सो, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शन है, जैसे अगर एशियाटिक लायन की हम बात करें तो एशियाटिक लायन कहां पाया जाता है? इंडिया में वन एंड ओनली जगह है आपकी गिरी नेशनल पार्क, गुजरात। गिरी नेशनल पार्क में कहां पे? गुजरात में। ये ना केवल इंडिया में बल्कि दुनिया में केवल यही जगह है जहां पे एशियाटिक लायन पाया जाता है। इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? इसका आईयूसीएन स्टेटस है इंडेंजर्ड। देखो, एशियाटिक लायन का भी इंडेंजर्ड है, और हाथी का भी, एलिफेंट की कल हमने बात की थी, वो भी इंडेंजर्ड है, और बाघ जो हमारा टाइगर, बंगाल टाइगर, वो भी इंडेंजर्ड है, ठीक है। तो ये तीनों मेन स्पीसीज इंडेंजर्ड है। फिर उसके बाद आता है हमारा, तो ये क्या हुआ? केवल यही पाया जाता है, यस सही। डबल हम्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो ये नेचुरली फाउंड है कि नहीं है। डबल हम्ड कैमल जो होता है, 2 कुबड़ वाला कैमल, आप लद्दाख जाएंगे तो वहां मिलेगा, और लोग उसकी सवारी करते हैं, बड़ा मजा आता है, एक झूले की तरह लगता है, ठीक। तो डबल हम्ड कैमल के बारे में अगर बताऊं तो ये हमारे देश में नेचुरली नहीं पाया जाता है। नेचुरली ये गोबी डेजर्ट में, गोबी डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट में नेचुरली पाया जाता था। इंडिया में आ कैसे गया? जब हमारा सिल्क रूट चल रहा था, जब हमारा सिल्क रूट चल रहा हुआ करता था, तो चाइना से लेके व्यापार होता था पूरा, और वो व्यापार के क्रम में ये कहां जाया करते थे? चाइना से शुरू करके, गोबी डेजर्ट से शुरू करके इंडिया को होते हुए ये बैक्टीरिया यूरोप तक जाया करते थे। इसीलिए इस कैमल को हम लोग बैक्टीरियन कैमल भी बोलते हैं, बैक्टीरियन कैमल। बैक्टीरियन कैमल, ठीक है। तो बैक्टीरियन कैमल भी बोलते हैं इसको, क्यों? क्योंकि ये जाया करते थे। फिर ये रूट हो गया बंद। जब ये रूट बंद हो गया तो क्या हुआ? तो इसके बाद कुछ कैमल्स यहीं पे रह गए, लेकिन अब चूंकि ट्रेड ही नहीं हो रहा, तो अब क्या करेंगे? तो वहीं पे वो चरने वरने लगे, लोगों ने डोमेस्टिकेट कर लिया। अभी उसका डबल हम्ड कैमल का इस्तेमाल लोग वहां पे टूरिस्ट एक्टिविटीज के लिए करते हैं, और इससे कुछ कुछ वो क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं, अपनी आजीविका की, अपनी लाइवलीहुड की अर्निंग करते हैं। वन थिंग। अनदर थिंग इज, इसका स्टेटस अगर मैं बोलूं आईयूसीएन, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये, ठीक है, डबल हम्ड कैमल। तो मतलब ये क्या हो गया? नहीं पाया जाता। तो आपका ये भी गलत हो गया, दूसरा, पहला सही दूसरा गलत। तीसरा, वन हॉर्न राइनो इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। इसमें देख सकते हैं, देखो, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट अगर लिख देता तब सही होता। ये इंडिया में ना केवल पाया जाकर बल्कि प्लस सदर्न नेपाल में भी पाया जाता है, दक्षिणी नेपाल में भी, सदर्न नेपाल में भी पाया जाता है, ठीक। तो अगर ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट लिखता तो ये राइट होता, बट इसने क्या लिखा है? सदर्न, इसमें केवल इंडिया ओनली, इसलिए रॉन्ग है। और इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? वल्नरेबल, ठीक है, वल्नरेबल। तो अब अगर मैं कहूं क्या बचा? ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, बचा वन ओनली। तो वन ओनली इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, in the context of which of the following do some scientists suggest that the use of cirrus cloud thinning technique and the injection of sulfate aerosol into stratosphere
creating artificial rain in some region, reducing the frequency of and intensity of tropical cyclone, reducing the adverse effect of wind, reducing the global warming. आप बताइए, सीरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसॉल. देखो एरोसॉल को अगर इंजेक्ट करेंगे, सल्फेट एरोसॉल को इन्वायरमेंट में, तो देखिए सबसे पहले समझ लीजिए एरोसॉल का रोल क्या है. एरोसॉल्स क्या होते हैं? ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, एरो मतलब एयर, सॉल्यूशन मतलब घिले हुए, ठीक है, जो एयर में मिक्स्ड हो. ऐसे पार्टिकल्स, इतने छोटे पार्टिकल्स जो एयर में मिक्स होते हैं और सस्पेंडेड स्टेज में रहते हैं एयर में, ठीक है, प्रेजेंट इन एयर इन सस्पेंडेड स्टेज, ठीक है, सस्पेंड रहते हैं, उसी में तैरते रहते हैं, तो उनको कहा जाता है एरोसॉल. ठीक, एरोसॉल कैसे निकलते हैं? बहुत तरह से निकलते हैं. अगर आप रेजिड्यू जला रहे हैं वहां से निकलेंगे, इंजन से भी निकलेंगे, ठीक है, धूल कण, हर चीज से एरोसॉल, बहुत चीजों से, खनन से, पावर प्लांट से, कहीं से भी निकल सकते हैं. ठीक, अब ये एरोसॉल क्या करते हैं? अगर मैं आपको ज्वालामुखी से भी निकल सकते हैं. आपने सुना होगा कि जब क्राकाटोआ फटा था एक बार, तो यूरोप में एक डिकेड तक कम सनलाइट आई थी. ठीक है, तो क्यों? वही टेक्निक जो नेचर की टेक्निक है एरोसॉल की, उसी नेचर की टेक्निक को यूज करते हैं हम जब ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में भी. तो उसी पे अगर सल्फेट एरोसॉल्स को स्ट्रेटोस्फीयर में डाला जाएगा तो कम सनलाइट आएगी, हम ग्लोबल वार्मिंग से निपट पाएंगे. तो रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट. आपको एक मजे की बात बताता हूं कि जो हमारा 5th मास एक्सटिंक्शन हुआ था, जिसमें डायनासोर्स खत्म हुए थे, वो भी इसी वजह से खत्म हुआ था. जैसे कैसे हुआ था? एक बड़ा सा मेटियोर आया और पृथ्वी से टकराया. उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया और टकराने के बाद उसने इतना ज्यादा मटेरियल अर्थ से भूकंप आए और इतना ज्यादा मटेरियल रिलीज हुआ कि बहुत ज्यादा डस्ट उसके आसपास पृथ्वी के एक इन्वायरमेंट में कई 100 शताब्दियों तक बनी रही. तो क्या हुआ? सनलाइट आना बंद हुई, और जब सनलाइट आ नहीं पाई अर्थ तक, तो बड़े प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाए, तो वो उनकी डेथ होने लगी. तो जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट, बिग प्लांट्स पे डिपेंडेंट बर्ड एनिमल्स थे, उनकी डेथ होने लगी, हर्बीवोर्स की. जब हर्बीवोर्स की डेथ हुई तो कॉर्निवोर्स की डेथ होने लगी. तो ऐसे ऐसे करके डायनासोर्स को फूड नहीं मिलने लगा और डायनासोर की डेथ होने लगी. तो ये एक बहुत बड़ा कॉज था कि, और उसी का यूज आप यहाँ पे कर रहे हैं अपनी ग्लोबल वार्मिंग से भी निपटने में. अगला सवाल है, कंसीडर द, which of the following are the are in अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व. देखो अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है वेस्टर्न घाट में सबसे नीचे की ओर है. ठीक है, काफी नीचे है. तो सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए अगस्त्यामलाई की लोकेशन वेस्टर्न घाट में काफी नीचे है. फिर पूछ रहा है कि ये कौन कौन सा इसमें पाया जाता है. ठीक है, तो नैयार, पेपारा, सेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड कलक्कड़ मुंडाथुराई टाइगर रिजर्व. ठीक है, ये ऑप्शन सही है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे केवल सही ऑप्शन नहीं बताऊंगा. मैं आपको बताऊं, कल के पेपर में आपने 20 के पेपर में जो डिस्कस किया था, वहां भी पापीकोंडा था. ये 19 का पेपर है. अगर आपने 2019 का पेपर सही से लगाया होता तो आप जानते कि ये कहां है और आप उस सवाल को आसानी से डील कर लेते. तो इसलिए हम सारी बातें कर लेंगे इसकी. तो सबसे पहले आते हैं मुदुमलाई, सत्यमंगलम और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में. कल आपको मैंने बताया था कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट हैं कौन से? वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सत्यमंगलम और मुदुमलाई. ठीक है, सत्यमंगलम को मैंने एक चीज और बताई थी कल आपको 2020 के पेपर में कि ये किसके बीच में है? ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के जोड़ता है. ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखिएगा. ठीक, तो ये अगर यहाँ पे है, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी किसका पार्ट है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का. तो ये सब किसके पार्ट है? नीलगिरी के, बिहार के. ठीक है, इसमें अब फिर अगर कौंडिन्य, गुंदला, ब्रह्मेश्वरन, पापीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मुकुर्थी नेशनल पार्क, अगर इसकी बात आप करें तो ये कहां है? ये देखिए, कौंडिन्य है आंध्र प्रदेश में. कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुंदला, ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी हमारी कहां है? आंध्र प्रदेश में. तो ये दोनों आंध्र प्रदेश में है. और पापीकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कल आपको बात भी की गई थी हमने पापीकोंडा नेशनल पार्क की, तो वो भी कहां था? आंध्र प्रदेश में. किसमें? गोदावरी बेसिन में. कहां? ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में. दोनों डिस्ट्रिक्ट में ये पापीकोंडा विस्तृत है. ठीक,
तो और अगला क्या है, मुकुर्थी नेशनल पार्क, जो कि हमारा पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। मुकुर्थी जो है ये भी पार्ट है किसका, नीलगिरी का, और ये पाया जाता है हमारा तमिलनाडु में। ठीक है, नीलगिरी बिहार का पार्ट है और तमिलनाडु में पाया जाता है। इनके बारे में आपने देख लिया, ये और ये सब कहां पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में। ठीक, अगला कावल और श्री वेंकटेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर, इसके बारे में भी आपने कल बात की थी। नागार्जुन सागर श्रीशैलम में क्या था, टाइगर क्रिटिकल हैबिटाट एरिया सबसे ज्यादा बड़ा इसी का है, ये 5 जिलों में विस्तृत है। ठीक है, तो ये कहां पे है, ये है हमारा कावल है हमारा आदिलाबाद तेलंगाना में, कावल हमारा है आदिलाबाद तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में श्री वेंकटेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारी चित्तूर और कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट में। शेषाचलम हिल जो है ना, ये शेषाचलम हिल वाले एरिया में है, शेषाचलम हिल माउंटेन। और दूसरा कौन सा, 2 है, तिरुमाला माउंटेन, तिरुमाला, ये दोनों जो माउंटेन रेंज है इसी माउंटेन रेंज में ये है, और ये डिस्ट्रिक्ट है कुडप्पा और चित्तूर। तो कहां पे, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा और चित्तूर में है ये। ठीक, इसके बाद हमारा आता है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नागार्जुन सागर श्रीशैलम के बारे में बात करें आप, तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में विस्तृत है। ठीक, ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम का मैंने क्या बताया था कि सबसे बड़ा क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट रीजन इसी का है, और ये 5 डिस्ट्रिक्ट में है। कहां पे, आंध्रा और तेलंगाना, एपी प्लस तेलंगाना। और कहा, नल्ला मल्ला हिल्स, नल्ला मल्ला हिल्स के रीजन में है ये। तो अब आप सारे जान गए कि ये कहां कहां हैं। इनसे घूम घूम के बार बार सवाल आता है, इसलिए मैं कहता हूं जब क्वेश्चन लगाइए तो केवल राइट ऑप्शन पे बात ना होके सारे ऑप्शंस पे बात होनी चाहिए। इट मे बी टेक टाइम बट नॉट, आप क्यों पढ़ाई करते हैं, आप जानते हैं सिविल सर्विसेज निकालना अपने आप में एक हरकुलियन टास्क है। अगर कायदे से आप नहीं करेंगे तो ये कभी नहीं निकल सकता, और टाइम लग जाता है इसमें। तो टाइम दे के करिए ना, साल भर है आपके पास, साल भर तैयारी के लिए काफी है। अगर आप 1-1.5 साल से पढ़ रहे हैं तो अगला अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, लेकिन इस तरीके से पढ़ेंगे तब। तो इसमें क्या सही हुआ, पहला सही है, लेकिन हमने सारे ऑप्शंस डिस्कस किए। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले सवाल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सम स्पीसीज ऑफ टर्टल आर हर्बीवोर्स। देखो, ऐसे सवाल जब कभी आए और आपको कुछ चीजें ना पता हो, जैसे कि कुछ चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे अगर टर्टल की स्पीसीज की बात करें, कछुए की प्रजातियों की बात करें, तो आप जानते हैं इतनी ज्यादा कछुए की प्रजातियां हैं, कोई ना कोई तो हर्बीवोरस होगा ही। ठीक है, इनमें से एक ग्रीन टर्टल है जो हर्बीवोरस होता है। ग्रीन टर्टल है, इंडिया में पाया जाता है, ये हर्बीवोरस होता है, ग्रीन टर्टल। ठीक, तो क्या हो गया, हर्बीवोर, तो ये राइट हो गया। कह रहे सम स्पीसीज ऑफ फिश आर हर्बीवोर्स। अरे इतनी मछलियां हैं, बिलियंस मिलियंस ऑफ मछलियां हैं, तो कोई ना कोई एक हर्बीवोर्स हो सकती है। ठीक है, तो ये भी सही है। सम स्पीसीज ऑफ मरीन मैमल्स आर हर्बीवोर्स, इसको सोचने में बहुत दिक्कत नहीं है। क्यों, आप जानते हैं सी काऊ जो होती है, सी काऊ। ठीक है, सी काऊ जिसको क्या बोला जाता है, डुगोंग, सी काऊ और डुगोंग, इसी को डुगोंग भी बोलते हैं। ठीक है, डुगोंग जो होती है वो हर्बीवोर्स होती है, और ये क्या है, मैमल है, ये मैमल भी है, स्तनधारी भी है। ठीक है, स्तनधारी होते हुए क्या है, समुद्र में भी रहती है और हर्बीवोर्स है। आपने पढ़ा है इसका स्टेटस क्या है, वल्नरेबल। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है डुगोंग के बारे में, तो एक डुगोंग ही आपको याद होती तो भी आप इस ऑप्शन को बना लेते, ये भी सही है। अब कह रहे सम स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर विविपोरस। देखो, 2 तरह की प्रजातियां होती है, एक होती है विविपोरस, मतलब जो बच्चे पैदा करते हैं, सीधे अंडे नहीं, इनको क्या कहा जाता है, जरायुज या पिंडज भी बोलते हैं इनको। ठीक है, और दूसरे क्या होते हैं, दूसरे होते हैं हमारे ओविपेरस मतलब जो अंडे देते हैं, अंडज कहा जाता है इनको, कि इनके बच्चे डायरेक्ट पैदा नहीं होते, इनके अंडे पहले देते हैं, उसके बाद बच्चे पैदा होते हैं। ठीक, तो अगर ये कह रहा है सम स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर विविपेरस, यस। एक है हमारा पिट वाइपर और ग्रीन एनाकोंडा, इसके अलावा भी बहुत से हैं। पिट वाइपर और ग्रीन एनाकोंडा हमारे क्या है, विविपोरस है। पिट वाइपर और ग्रीन एनाकोंडा
हरा अनाकोंडा, ये दोनों क्या है हमारे बच्चे देते बच्चे पैदा करते हैं, डायरेक्ट अंडे नहीं पैदा करते। तो इसमें क्या सही होगा 1 2 3 4। ठीक है, तो देखो ये आपको अगर 3 पता था तो आप जान जाते, कम से कम एक ऑप्शन कट कर लेते आप, ये कट कर लेते। ये भी बताने वाली बात है, ये आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, मैं खुद भी पढ़ाता हूँ कि ग्रीन टर्टल, हालांकि अब ये ऐसे भी आ सकता है कि ग्रीन टर्टल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हर्बीवोर है। नो, उसकी स्किन ग्रीन होती है, उसके नीचे की स्किन ग्रीन होती है, इसलिए उसको ग्रीन टर्टल कहते हैं, ऑल्दो वो हर्बीवोर भी है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ाते हैं क्लास में। ठीक, और इसलिए हमारा अगर 2 पता चल जाते, 1 और 3 पता चल जाता, तो 1 और 3 ओनली भी है इस पे ऑप्शन। ठीक है, और ये आपका लॉजिक वाला बात थी। तो 1 2 3 अगर पता चलता तो आप 4 अपने आप मार सकते थे, क्योंकि यही ऑप्शन मिल रहा है। 1 3 ये पता होता तो ये कट कर लेते आप। अब आपके पास 1 3 और 1 2 3 एंड 4 बचा। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको हटा सकते थे, बता सकते थे। अगला, why is there a great concern about the microbeads that are released into the environment? सबसे पहले जान लीजिए माइक्रोबीड्स बोला कहा कैसे जाता है। माइक्रोबीड्स, माइक्रोबीड्स प्लास्टिक के पार्ट हैं, कण हैं, प्लास्टिक कण हैं, और इनको जो प्लास्टिक कण किसी भी अपने लार्जेस्ट डायमेंशन, मतलब एक लंबा चौड़ा कुछ भी हो सकता है, तो जो लार्जेस्ट डायमेंशन होगा, लंबाई अगर ज्यादा है चौड़ाई कम है या इधर ज्यादा है, जो भी डायमेंशन उसका लार्जेस्ट है, बड़ा है, उस लार्जेस्ट डायमेंशन में अगर 1 mm से छोटे हैं, 1 mm से क्या है छोटे, स्मॉलर देन 1 mm, स्मॉलर। ठीक है, 1 mm, तो उसको क्या कहोगे आप माइक्रोबीड। अब माइक्रोबीड किससे किससे उत्पन्न हो सकते हैं? माइक्रोबीड कई तरह से, पॉलीइथिलीन से प्राइमरीली, प्राथमिक तौर पे ये उत्पन्न होते हैं पॉलीइथिलीन से, पॉलीइथिलीन से। लेकिन इसके अलावा भी ये पॉलीप्रोपेलीन और पॉलीस्टेरीन, इनसे भी उत्पन्न हो सकते हैं, पॉलीप्रोपेलीन और पॉलीस्टेरीन से भी। ठीक है, तो इससे भी उत्पन्न हो सकते हैं, तो इनको कहा जाता है माइक्रोबीड। अब माइक्रोबीड अगर किसी समुद्री परिसर तंत्र में आज गए, पानी में मिक्स हो गए, बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो मछलियां खा लेंगी, फिर वो क्या आ जाएंगे फूड चेन में आ जाएंगे, तो ये नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, तो दे आर कंसीडर्ड हार्मफुल इन मरीन इकोसिस्टम। बिल्कुल सही बात है, क्यों? क्योंकि ये मरीन स्पीसीज जो है उनके अंदर जमने लगते हैं और ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, आप जानते हैं। तो ये क्या होंगे ओवर द पीरियड इनका जमा होगा, इनका क्या होगा बायो मैग्निफिकेशन होगा, पहले एक्यूमुलेशन देन मैग्निफिकेशन। तो इसलिए ये मरीन इकोसिस्टम के लिए हानिकारक है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नीचे के ऑप्शन आपको नहीं पढ़ने, क्योंकि अब इसमें कोई बहुत हमें बताने वाली बात नहीं है, डिस्कशन वाली बात नहीं है। अगले में चलते हैं। ठीक है, फॉर द मेजरमेंट estimate of which of the following are satellite images remote sensing data used for। देखो, रिमोट सेंसिंग डेटा का यूज किस किस जगह पे किया जा सकता है? तो रिमोट सेंसिंग क्या है? सैटेलाइट्स का यूज करके जब आप एक जगह से बैठ के, रिमोट एरिया से बैठ के दूसरे एरिया को सेंस कर लेते हैं, तो इसी को बोलता है रिमोट सेंसिंग। ठीक है, तो एक प्रकार का तरीका है जिसपे सर्वे करते हैं, जिससे हम अपनी बाकी चीजें, आपदा प्रबंधन में भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप पहला देखिए, क्लोरोफिल कंटेंट इन वेजिटेशन ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन। आप जानते हैं जब हमारा फॉरेस्ट का सर्वे कराया जाता है, तो फॉरेस्ट एरिया को गिना जाता है कि कितना फॉरेस्ट एरिया है, कैलकुलेट किया जाता है, तो भी इसमें रिमोट सेंसिंग का यूज किया जाता है। आप अगर फॉरेस्ट का एरिया की बात करें या नेट सोन एरिया, तो निश्चित तौर पे क्लोरोफिल जो प्लांट्स में होता है उसी की बेस पे ये किया जाता है, तो ये सही होगा। ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम राइस पैडीज ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, अगर किसी लोकेशन से कितनी ग्रीन हाउस गैस का इमिशन हो रहा है, CO2 का या मीथेन का, ठीक है, तो इसको भी आप रिमोट सेंसिंग से सेंस कर सकते हैं। ठीक, लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, यस, इसको भी आप लैंड सरफेस टेम्परेचर को भी हम सेंस किया जा सकता है रिमोट सेंसिंग से। जो हमारा टेम्परेचर मैप आता है वर्ल्ड का या इंडिया का, वो इसी बेस पे होता है, इसी के बेस पे, रिमोट सेंसिंग के बेस पे ही होता है, तो इसको भी आप सही मानेंगे। तो इसमें तीनों सही होंगे। ठीक है, अगला सवाल, Which of the following statement are correct about the deposit of methane hydrate? Global warming might trigger the
रिलीज ऑफ मीथेन हाइड्रेट फ्रॉम दीज डिपॉजिट। सबसे पहले याद समझ लीजिए व्हाट इज मीथेन हाइड्रेट, ठीक है, तो आपको ये जवाब देना आसान होगा। मीथेन हाइड्रेट क्या है? अगर मैं इस पे बात करूं तो जब मीथेन आइस क्रिस्टल की फॉर्म में जमा होती है तो उसको मीथेन हाइड्रेट कहा जाता है। किसकी फॉर्म में? आइस क्रिस्टल। तो आइस क्रिस्टल कहां बनेंगे आप ये बताइए? आइस क्रिस्टल बनेंगे या तो आर्कटिक के नीचे, आर्कटिक के नीचे बनेंगे, या तो अंटार्कटिक के नीचे बनेंगे, या ऐसी जगह पे बनेंगे सी में, बहुत गहराई पे, सी फ्लोर में, जहां टेम्परेचर बहुत कम हो। टेम्परेचर बहुत कम हो, ठीक है। टेम्परेचर अगर कम होगा तो क्या होगा? वो आइस क्रिस्टल के रूप में मीथेन जो होगी पानी के साथ आइस क्रिस्टल के रूप में बन जाएगी। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि इसके बारे में, तो अब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो आइस क्रिस्टल पिघल सकते हैं, ऑब्वियसली आइस क्रिस्टल पिघलेंगे, आइस पिघलेगी तो आइस क्रिस्टल भी पिघलेगी, तो मीथेन डिपॉजिट से मीथेन को रिलीज कर सकते हैं। इट्स ट्रू। लार्ज डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा अंडर द सी फ्लोर। मैंने क्या बताया? जब ये आइस क्रिस्टल है तो आर्कटिक सी फ्लोर में भी ये पाए जाएंगे, अंटार्कटिका में भी ये पाए जाएंगे, तो ये भी सही हो गया। आप अगर केवल मीथेन हाइड्रेट जान रहे होते ना तो भी आप ये सवाल कर सकते थे। मीथेन इन द एटमॉस्फेयर ऑक्साइड्स कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर अ डिकेड और आफ्टर अ डिकेड और 2। देखो मीथेन का जो लाइफ टाइम है वो लगभग 12 से 14 साल तक है, ठीक। तो डिकेड 1 और 2 अगर एक कह रहा है तो गलत नहीं कह रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या हो जाती है? ऑक्सीडेट हो जाती है। तो इसलिए मीथेन का लाइफ स्पेन जो, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट। मीथेन को लघु अवधि वाला जलवायु प्रदूषक भी कहा जाता है, ठीक। तो ये भी बात सही है, लगभग 12 साल 12 ईयर्स तक ही ये रहता है एनवायरमेंट में, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, मतलब पहले मीथेन बन के नुकसान पहुंचाता है, फिर टूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन के नुकसान पहुंचाता है। ये चीज देखने वाली थी। तो ये तीनों चीजें अगर सही हैं तो यहाँ क्या ऑप्शन सही होगा? डी। अगला सवाल, कंसीडर फॉलोइंग कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, which of the above are released into the atmosphere due to the burning of crop biomass residue। ये देखो अगर कोल में सल्फर डाइऑक्साइड है तो किसी भी ऑर्गेनिक चीज को बर्न करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। कोल भी क्या है? ऑर्गेनिक चीज है, प्लांट के ही जब जमीन के नीचे चले जाते हैं तो कोल बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन कौन से प्लांट? भारी प्लांट। लेकिन ये जब अब क्या करेंगे? अगर क्रॉप बायोमास को जलाएंगे, बायोमास क्या हो गया? ऑर्गेनिक चीज, तो इससे भी तो निकलेगी। तो अगर चौथा सही है इसमें, तो चौथा कहाँ कहाँ है? चौथा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये आपका गलत हो गया, जहां चौथा नहीं है। दूसरा, आप जानते हैं ओजोन कैसे बनती है? आपको ये भी पता है ओजोन कैसे बनती है? जब आप ये सब जलाते हैं तो वहां की परिस्थितियों से भी ओजोन बनती है, ठीक है, ग्राउंड लेवल ओजोन, ये भी सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कब? जब आप ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बर्निंग करते हैं तो भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, तो ये भी बनेगी, रिलीज होगी, ठीक है। और मीथेन तो होती ही है रिलीज। तो इसमें क्या सही होगा? 1 2 3 4 सारे, ठीक। अगला सवाल, इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बोफुरान, मेथिल पैराथियन, फोरेट एंड ट्राइजोफोज इज व्यूड विद एप्रीहेंशन। दीज केमिकल्स आर यूज्ड एज। देखो होता क्या है कि कई सवाल करंट अफेयर्स से आते हैं, ये सवाल भी करंट अफेयर्स का सवाल है। हुआ क्या था? केरला सरकार ने, केरला गवर्नमेंट ने क्या किया था? बैन किया था इन सब्सटेंसेस को। और ये सब्सटेंसेस क्या थे? ये सब्सटेंसेस थे एग्रीकल्चर में यूज होने वाले, यूज होते थे एज अ पेस्टिसाइड, ठीक है, एज अ पेस्टिसाइड। तो सही जवाब ये है, लेकिन इसके अलावा भी आप कुछ चीजें देख लीजिए। केरला सरकार ने बैन करते हुए केरल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कहा कि आप हमारे लिए ऐसी चीजें बनाइए जो लेस पॉल्यूटेंट हो, लेस पॉल्यूटेंट हो, उन चीजों को आप हमारे लिए बनाइए। तो उनमें लेस पॉल्यूटेंट में केरला यूनिवर्सिटी ने, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने बनाया, और वो जो बनाया वो थे एसिफेट, कार्बारिल और डाइमेथॉल फ्लोरोबाइडाइमाइड, ठीक है,
लेकिन ये सब याद करने की बात नहीं है, बस याद रखना थोड़ा कि केरला यूनिवर्सिटी ने कुछ बनाया था, ठीक। और इसी ये जो थे ये भी क्या है, ये भी पॉल्यूट करते हैं बट लेस देन दीज। ओके, तो इसमें ऑप्शन 1 सही है, पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर। चलो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रामसर कन्वेंशन under Ramsar Convention, it is mandatory on the part of the government of India to protect and conserve all the wetland in the Indian territory. The wetland, ठीक है, पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। देखने में ऐसा लग रहा है सही है गलत? देखो, रामसर कन्वेंशन जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि रामसर में 3 बातें कही गई है। रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य 3 बातें करना है। पहला क्या है, वाइजफुल यूज ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है। ये कहा रामसर ने कि कोई भी देश किसी भी वेटलैंड का कैसा यूज करेगा, विवेकी यूज करेगा, वाइजफुल, विवेकपूर्ण यूज करेगा, ठीक है, एक काम, ठीक। दूसरा कहा इन्होंने कि और क्या करेंगे, दूसरा कहा इन्होंने कि आप जो भी वेटलैंड कंजर्वेशन होगी दुनिया भर में, तो आप उसका नॉलेज शेयर करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेशन करेंगे इसके प्रयास में, ठीक है, कोलैबोरेशन करेंगे। तीसरी बात जो कही थी कि लिस्ट बनाओगे आप किसकी, रामसर साइट की लिस्ट बनाओगे, और 9 क्राइटेरिया है रामसर साइट के। 9 क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया पूरा करने वाली कोई भी साइट रामसर साइट बनेगी। ये कंट्री क्या करता है कि रामसर की जब बैठक होती है तो कोई भी देश कहता है कि इसको डिजिग्नेट करो रामसर साइट, और ये 9 क्राइटेरिया में इस पे फिट हो रही है। अगर किसी भी एक क्राइटेरिया में फिट हो गई तो रामसर की साइट बन जाएगी, लिस्टिंग हो जाएगी। आपको मैंने कहीं बताया कि करना पड़ेगा, विवेकपूर्ण यूज तो अपने हिसाब से करता है आदमी, ठीक है। अगर वहां तो ये लीगली बाइंडिंग भी नहीं हुई, क्यों, क्योंकि ये टर्म यूज हुआ है, और क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सभी वेटलैंड भी जोड़ दिया, तो हो ही नहीं सकता ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई बाध्यता नहीं थी कि आप कैसे क्या करें, तो ये रॉन्ग हो गया, 1 इज रॉन्ग। अब अगर ऑप्शन में जाए 1 रॉन्ग करता हूं तो ये रॉन्ग हो रहा है, ये रॉन्ग हो रहा है, लेकिन अभी भी आंसर निकल के नहीं आया। 2, 3 भी हो सकता है और 3 ओनली भी हो सकता है। अब कह रहा है द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 वर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन। ना, रामसर कन्वेंशन में मैंने क्या कहा, उसने विवेकपूर्ण यूज की बात की है और कोई बात नहीं की, ठीक है। तो मैंने जब पहले ही बता दिया है विवेकपूर्ण यूज, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और लिस्टिंग ऑफ साइट्स, तो और कुछ हो नहीं सकता, तो ये भी रॉन्ग है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2017 में इन रूल्स को चेंज किया गया है, तो आगे का जो सवाल बन सकता है वो वेटलैंड रूल 2017 से बन सकता है, ठीक है। तो आप इसको पढ़िएगा, वेटलैंड रूल 2017, आप जाके इनको पढ़ लीजिएगा, इसमें तो नहीं आया है, ठीक, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, ये आ सकता है सवाल कि क्या चेंज था, इसमें अंतर क्या था। अब अगला सवाल है हमारा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब अगला क्या बचा, द वेट, अब ये भी रॉन्ग हुआ तो ये भी रॉन्ग हो गया, अब बचा केवल एक, 3 ओनली, तो इसका आंसर है 3 ओनली। द वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल आल्सो इनकम्पासेस द ड्रेनेज एरिया ऑफ कैचमेंट रीजन ऑफ द वेटलैंड एज ए डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी। जो भी अथॉरिटी डिटरमाइन करेगी उसको इनकम्पास करेगा, ठीक है, उसके कैचमेंट एरिया को भी। तो ये थर्ड आपका जो है ये ऑप्शन सही है। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एग्रीकल्चर सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू द एनवायरनमेंट, cattle release ammonia into the environment, the poultry industry release reactive nitrogen compound in the environment। ये बात सही है, ये एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में इन तीनों बातों को बताया गया था। अभी करंट का सवाल है तो इसमें ऑल ऑफ द एबव सही है, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। अगला सवाल, why are dew drops not formed on cloudy night। कह रहे हैं कि जब बादल होते हैं जिस समय, उस समय ये क्यों नहीं बनते, क्या ओस क्यों नहीं जमती, ठीक है। तो आप जानते हैं कि बादल क्या करते हैं, रोकते हैं पार्थिव विकिरण को, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो वापस जाना चाहिए था वो बादलों द्वारा रोक लिया जाता है, और जब बादलों द्वारा रोक लिया जाएगा तो फिर एटमॉस्फेयर में बना रहेगा, तो टेम्परेचर को ऊपर रखेगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है, क्लाउड्स एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सरफेस, क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन, यस, क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 14 का बी, ठीक है, ये ऑप्शन सही है।
15. Consider the following statement. According to the Indian Patents Act, a biological process to create a seed can be patented in India. देखो पेटेंट एक्ट में कहा गया है कि ना कोई बीज और ना कोई प्लांट आप पेटेंट कर सकते, कोई बीज और कोई प्लांट नहीं कर सकते। केवल और केवल अगर मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को छोड़ दूं, ठीक है, तो आप कुछ भी पेटेंट नहीं करा सकते इंडिया के पेटेंट लॉ के हिसाब से। पार्शियली भी नहीं कर सकते बीजों को और प्लांट्स को, और ना ही टोटली फुल फॉर्म में भी। ठीक, तो पेटेंट एक्ट अगर कह रहा है कि नहीं कर सकते आप, तो आप ये वाले बायोलॉजिकल प्रोसेस को भी कैसे कर पाएंगे? ना बायोलॉजिकल प्रोसेस को कर सकते हैं सीड बनाने के, और ना ही सीड्स को, किसी चीज को नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? रॉन्ग। दूसरा, इन इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेनिफिट, गलत बात है। इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ठीक ठाक व्याख्या की गई है। 2003 में एक बनाया गया इंडिया का एपेलेट बोर्ड, और उसका नाम रखा गया इंडियन IPAB, आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोर्ड, IPAB। तो इसका क्या नाम फुल फॉर्म बोल गया? इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपेलेट बोर्ड। ठीक है, तो अपेलेट बोर्ड में क्या किया जाता है? जब कोई निर्णय कोई अथॉरिटी दे देती है तो उसके लिए अपील की जाती है। अपेलेट का मतलब अपील है। ठीक, तो ये कब बना था? ये 2003 में बना। और किसके लिए? इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट। इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट जो है, ट्रेडमार्क एक्ट के तहत अगर कोई रजिस्ट्रार होता है, इसमें एक रजिस्ट्रार होता है, वो जो डिसीजन देगा उस रजिस्ट्रार के डिसीजन के अगेंस्ट में आप जा सकते हो यहां पे। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? रॉन्ग। अब अगर 1 2 को रॉन्ग करें तो आपका क्या बचता है? ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, मतलब 3 ओनली। प्लांट वैरायटीज आर नॉट एलिजिबल टू पेटेंट इन इंडिया। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि पेटेंट एक्ट में नाइदर सीड वैरायटी नॉर प्लांट वैरायटी नॉर द प्रोसेस प्रोड्यूसिंग दी सीड और प्लांट वैरायटीज। ठीक है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस को ही भी आप इसमें नहीं कर सकते पेटेंट। तो ये आपका सही हो गया, तो 3 ओनली बचा। अब ये यहां से ट्रेडमार्क एक्ट से जुड़ा है IPAB, ये याद कर लीजिए आप, ये आपको आ सकता है आगे की परीक्षाओं में भी। ठीक है, द वर्ड डेनिसोवन इज समटाइम्स मेंशन्ड इन मीडिया रिफर टू। ये करंट का सवाल है, करंट अफेयर्स का है। ठीक है, ये और कुछ नहीं है बल्कि एक तरह से अर्ली ह्यूमन स्पीसीज का एक नाम दिया गया था, जो कहां पे मिली थी? तिब्बत में। तिब्बत में इसके कुछ फॉसिल्स मिले थे, और साइबेरिया में, तो इसको कहा गया था डेनिसोवन ह्यूमन। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स में उस टाइम चर्चा में था, 2019 के टाइम, तो इसलिए आया था। अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इंपावर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो कह रहा है स्टेट द, क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या क्या एम्पावरमेंट, क्या क्या चीजें करने की शक्ति देता है। कि कह रहा है कि ये कहता है रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इट्स टॉट। देखो ये बना कब था? ये बना था 1986 में। उस टाइम गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन की इतनी बात नहीं की गई थी। ठीक है, तो इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन की बिल्कुल बात नहीं की गई है इस एक्ट में, इसलिए ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, lay down the statement for standards for emission और डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। बिल्कुल सही बात है, तो इसमें 2 ओनली इसमें सही होगा ऑप्शन। ठीक, चलते हैं आगे। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैव द राइट टू फेल द बैम्बूज ग्रोन ऑन फॉरेस्ट एरियाज। ये कह रहे हैं। ठीक है, रिसेंट अमेंडमेंट कब हुआ था? अमेंडमेंट हुआ था फॉरेस्ट एक्ट 1927 में, 2018 में अमेंडमेंट हुआ था, और 2019 के प्रीलिम्स में सवाल पूछा। इस अमेंडमेंट में क्या किया गया? इस अमेंडमेंट के पहले जो बैम्बू था उसको प्लांट ट्री माना जाता था, ना कि ग्रास। इस अमेंडमेंट से पहले बैम्बू को ट्री माना जाता था, किसके तहत? इस एक्ट के तहत। ठीक है, फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत। लेकिन इस अमेंडमेंट ने क्या किया? बैम्बू को माना ग्रास। क्यों? क्योंकि अगर साइंस में भी जाए तो बैम्बू होगा ग्रास, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कही इसने कि अब कह रहे फॉरेस्ट ड्वेलर्स, मतलब जंगल में रहने वाले लोगों को अधिकार मिल गया कि वो बैम्बू को काट गिराए। यस, लेकिन ये कहां पे क्या लिख दिया है? लास्ट में यूज क्या कर दिया? फॉरेस्ट एरियाज। ये टर्म यूज करके इन्होंने
गड़बड़ कर दी। उसमें एक्ट में कहा गया था, 2018 के एक्ट में कहा गया था कि आप ये तो ग्रास है, इसको आप कहां काट सकते हैं, जो वहां के लोकल के लोग हैं वो काट सकते हैं कहां पे, नॉन फॉरेस्ट एरिया में। अगर नॉन फॉरेस्ट एरिया में ये है बैम्बू तो आप इसको काट गिरा सकते हैं, लेकिन यहां क्या कह रहा है, फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया में आप नहीं गिरा सकते, ये एक्ट में अभी भी लिखा हुआ है नहीं। ठीक है, अगर फॉरेस्ट एरिया में नहीं गिरा सकते और यहां अगर गिरा सकते हैं तो ये सवाल गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर 1 को मैं हटाऊं तो ये हट गया और ये हट गया, अब हमारे पास 2 एंड 3 और 3 ओनली बचा है। तो अब क्या कह रहा है, एज पर द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 बम्बू इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस। देखो ये एक्ट जो, इसको नॉर्मली इन जनरल पैरलांस दिस एक्ट इज नोन एज फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ठीक है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2I के तहत, सेक्शन 2I के तहत डिफाइन किया गया है माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, और इसमें माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में बैम्बू को भी रखा गया है, तेंदू और केंदू लीव्स को भी रखा गया है, और इस शहद और इस तरह की और कई चीजों को रखा गया है, खासकर मेडिसिनल प्लांट को भी रखा गया है। तो इन पे किसका अधिकार होगा, इन पे जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, प्रोड्यूसेज होंगे, उन पे राइट होगा लोकल कम्युनिटीज का, फॉरेस्ट ड्वेलर्स का, ये बात कही गई है। अब फॉरेस्ट ड्वेलर्स अगर कोई चीज इकट्ठा करते हैं तो इसको एमएसपी पे भी खरीदा जाएगा, एमएसपी पे खरीदा जाएगा, इन माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को, एमएफपीज को किस पे खरीदा जाएगा, एमएसपी पे। और ये एमएसपी डिक्लेयर कौन करेगा, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट का नोडल मिनिस्ट्री है वो क्या करेगा, एमएसपी को डिक्लेयर करेगा ट्राइफेड की सहायता से, ट्राइफेड के सहयोग से। नोडल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री नोडल कौन सी है, फॉरेस्ट राइट एक्ट की मिनिस्ट्री नोडल है इसकी ट्राइबल अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है वो क्या करेगी, इसको आपको बताएगी कि एमएसपी, तो एमएसपी इसका डिक्लेयर ऐसे होगा, और एमएसपी के बाद जो प्रोक्योरमेंट होगा वो स्टेट एजेंसियां करेंगी। ठीक है, तो इस पे आगे की बात भी मैंने बता दी जो आगे आ सकती है आपके पेपर में। तो कह रहा है ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, 2 इज राइट, तो 2 इज राइट होते ही आपका यही ऑप्शन ही बचता है, तो 2 एंड 3 ओनली आर राइट। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें आपका हमारा 2 एंड 3 ओनली राइट हुआ। ओनरशिप मैंने पहले ही बता दिया कि माइनर 5 फॉरेस्ट प्रोडक्ट की ओनरशिप इनके पास रहेगी। अगला सवाल, रिसेंटली देयर वाज अ ग्रोइंग अवेयरनेस इन आवर कंट्री अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयन नेटल। हिमालयन नेटल को बिच्छू, हिमालयन नेटल को एक दूसरा नाम है बिच्छू बूटी, बिच्छू बूटी, बिच्छू बूटी या कंडाली, कंडाली भी इसको बोलते हैं, दूसरा नाम इसका है कंडाली। ठीक है, ये पाई जाती है सदर्न नेपाल हिमालय में, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में पाई जाती है काफी बड़ी मात्रा में। ठीक, अब इसका क्या यूज होता है, तो कह रहे एंटी मलेरियल ड्रग नहीं, बायोडीजल नहीं, पल्प नहीं, टेक्सटाइल। ये एक्चुअली एक फाइब्रस प्लांट है, फाइब्रस प्लांट है मतलब जिसमें फाइबर होते हैं, और फाइबर्स का यूज किसमें, टेक्सटाइल बनाने में किया जाता है। इसका एक मेडिसिनल प्लांट भी है, ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है, और मेडिसिनल प्लांट के तौर पे इसका यूज मलेरिया के लिए नहीं होता, लेकिन इसका यूज क्या, डायबिटीज के लिए, ठीक है, ब्लड प्रेशर के लिए, इन सब चीजों में और भी बहुत सी चीजों में इसका यूज होता है। तो ये मेडिसिनल प्लांट भी है, और इससे वहां के लोकल के लोग कपड़ा भी बनाते हैं, तो एक तरह से फाइबरस प्लांट है, टेक्सटाइल फाइबर के काम आता है। अब हम अंतिम सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा अंतिम सवाल है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ HCNG। ये भी क्या था, करंट अफेयर्स का सवाल था। उस टाइम हाइड्रोजन CNG की बात कर रही थी और काफी चर्चा में था। इंडियन एक्सप्रेस ने खूब सारे आर्टिकल लिखे थे, हिंदू ने भी खूब सारे आर्टिकल लिखे थे, तो इसके बारे में आप देख लीजिए। द मेन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ HCNG इज इलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो, जब भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो तो वो ऑलमोस्ट रॉन्ग ही होता है यूपीएससी में। ठीक है, तो यहाँ पे इलिमिनेशन मतलब पूरी तरह से समाप्त कर देने की बात कर रहे हैं, नहीं, ये क्या करेगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को कम करेगा, कितना, 70% तक रिड्यूस करेगा, ना कि एलिमिनेट करेगा। तो फर्स्ट इज रॉन्ग। HCNG एज फ्यूल रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन इमिशन। यस,
थोड़ा कम तो कर ही देता है ना, कम कर ही देता है, लेस पॉल्यूटेंट है। यस, ये सही है। हाइड्रोजन अप टू द 1/5 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लेंडेड विद द सीएनजी, लगभग 18% हाइड्रोजन को सीएनजी के साथ ब्लेंड किया जाता है, मिक्स किया जाता है। तो ये भी सही है, लगभग 1/5 की बात कर रहा है, ये भी सही है। एस सीएनजी मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन सीएनजी, नहीं, लेस एक्सपेंसिव नहीं बनाता और थोड़ा ज्यादा ही एक्सपेंसिव बना देता है। अगर 42 रुपए किलो सीएनजी है तो ये लगभग सेम पड़ता था 43 to 44 kg रुपीज एच सीएनजी पड़ता था, ठीक है। तो ये लेस तो कम से कम है नहीं, ठीक, लगभग बराबर ही है लेकिन लेस नहीं है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या सही हुआ, 2 and 3 ओनली, ठीक। इस तरह से आपने 2019 का क्वेश्चन पेपर इजीली सॉल्व कर लिया। और मैं अब चाहूंगा कि आप इसको एक बार रिवाइज करें और जो जो बात खासकर नेशनल पार्क की जो बात की गई है उसको अच्छे से यहाँ पे देख लें। तो इसकी तैयारी आपकी नेशनल पार्क की, बायोडाइवर्सिटी की यहीं से हो जाती है, ठीक। चलिए, धन्यवाद, सबक खैर, आपसे फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। थैंक यू।